नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता अशोक सिद्धार्थ जी। अशोक जी के बारे में मैं कहूं तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ाई की मैंने पढ़ा ये इनके बारे में कि ये पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे नेपथ्य में रहकर सारा काम काज करते हैं, लेकिन क्रेडिट कभी नहीं लेते हैं। हालांकि इनके काम को बहन जी ने कई बार सराहा, कई बार इन्हें अवार्ड रिवॉर्ड दिया, एमएलसी बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, पेशे से डॉक्टर थे, राजनीति में एंट्री कराई, सरकारी नौकरी छोड़ी वगैरह वगैरह। लेकिन आज हमने पर्दे पर इन्हें लाने की कोशिश की। पहली बार मैं इनसे बातचीत करने जा रहा हूं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। आपके बारे में बातचीत बहुत कम होती है और लोगों को भी क्यूरियोसिटी है कि अशोक सिद्धार्थ जी वो कौन है, क्या करते हैं, इतना चमत्कार। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी के बाद आप या उनके बराबर। ये सब काल्पनिक बातें हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी जी। आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पे काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही बहन जी मुझे जहाँ भेजती हैं वहाँ ईमानदारी निष्ठा से काम करता हूँ। बस इतना मेरा परिचय है। आपने राजनीति में एंट्री कब ली? वैसे तो अगर इनडायरेक्टली आप देखें, बीएसपी में तो मैं 1990 से पदाधिकारी रहा हूँ। फिर नौकरी लग गई तो भामसेब का पदाधिकारी रहा हूँ और उसके बाद माननीय बहन जी की कृपा हुई तो ज़िले से मंडल, मंडल से प्रदेश में और फिर देश के तमाम राज्यों में मैंने पार्टी का काम किया। और बहन जी ने मेरी हैसियत से या मेरी चाहत से बहुत ज़्यादा मुझे नवाजने का काम किया। उन्होंने मुझे एमएलसी बनाया, बैकवर्ड कमीशन का मेंबर बनाया, राज्यसभा सदस्य बनाने का काम किया। तो इस तरह से बहन जी ने मुझे मेरे कार्य का आकलन करके बहुत ज़्यादा देने का काम किया मुझे। और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बहन जी मुझे एक कार्यकर्ता की हैसियत से सम्मान देती हैं। ये मेरे लिए बड़ी बात है। और कभी इच्छा नहीं हुई कि अब बड़े नेता हो गए, लोकसभा के टिकट भी लिया जाए, चुनाव भी लड़ा जाए, जन नेता भी बना जाए? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सेक्टर विधानसभा से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। भामसेब का विधानसभा अध्यक्ष रहा, जिलाध्यक्ष भामसेब रहा, बाद में मंडल कन्वीनर रहा, फिर बीएसपी का कोऑर्डिनेटर रहा प्रदेश में और कई राज्यों का प्रभारी रहा हूँ। कभी भी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं हुई कि मुझे कोई चुनाव लड़ना चाहिए। आदरणीय बहन जी ने जब जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी निष्ठा से निभाने की मैंने कोशिश की है। इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, मुझसे भी गलतियाँ हुई होंगी, ज़रूर हुई होंगी। बहन जी ने उन गलतियों को नज़रअंदाज करके भी मुझे सम्मान देने का काम किया और पूरे देश में दिलाने का काम किया। बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश जी को बना दिया है और आप कह रहे हैं 90 से आप बसपा में सक्रिय हैं। पहली मुलाकात आपकी आकाश आनंद जी से कब हुई? मैं वैसे तो चूँकि माननीय बहन जी कार्यक्रम वगैरह करती थी, दिल्ली बुलाती थी, दिल्ली हम लोग माननीय बहन जी के आवास पे मीटिंग के लिए मिलने आते थे। तो चूँकि बहन जी के साथ में आनंद भाई साहब जो माननीय बहन जी के सबसे छोटे ब्रदर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके बच्चे उनमें आकाश जी भी थे, छोटे भी थे, बेटी भी थी। वो लोग सब आते थे और निकलते उलते बैठते देखते थे, तब मुलाकात होती रहती थी। फिर जब पहली मुलाकात हमारी आकाश जी से विधिवत ऐसे हुई बहन जी के, चूँकि जब बहन जी ने हमको राज्यसभा बनाने का फैसला किया, हमको नहीं पता था। आदरणीय बहन जी ने कहा कि तुम फला तारीख को आ जाना और बच्चों को, परिवार को लेते आना। और हम लेके गए। तब बहन जी के घर जब हम पहुँचे 3 त्यागराज पे, उस समय बहन जी आकाश जी के और उनके मम्मी पापा और उनका पूरा परिवार था। तब पहली ऑफिशियली मुलाकात, अगर हम कह सकते हैं नज़दीक से मुलाकात, वही हमारी पहली मुलाकात। पर्सनली कब मुलाकात हुई? पर्सनली कोई मुलाकात नहीं हुई। जब भी हुई सार्वजनिक जगह पे बहन जी के आवास पे मीटिंगों में हुई हमारी मुलाकात। मैं आकाश आनंद की बात इसलिए कर रहा हूँ अशोक जी, क्योंकि आकाश आनंद जी को अब फायर ब्रांड, मैं उस पर नहीं जाऊँगा जिस पर आप सोच रहे हैं, आकाश जी को अब फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचाना जाने लगा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने सोच लिया था कि यंग मैन है, इसे बनाया जाए उत्तराधिकारी, इस तरह कुछ आप लोगों ने कोई परीक्षा ली थी? क्या गुर सिखा दिया आप लोगों ने? दहाड़ रहे हैं आकाश आनंद आजकल? तो देखिए, ऐसा है कि लीडरशिप और व्यक्तित्व में छिपे रहते हैं। ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर हर तरह के गुण होते हैं, सिर्फ उनको खुद को पहचानने की होती है। उन्होंने माननीय बहन जी के नेतृत्व में
आपको पता होगा सबसे पहली बार वो मंच पे दिखाई दिए सहारनपुर की सबीरपुर की घटना के समय जी जी। और उसके बाद से काफ़ी मंचों पे दिखाई दिए। और जब उत्तर प्रदेश के पिछले लोकसभा के चुनाव में बहन जी को एक दिन के लिए बैन किया गया और बहन जी की जनसभा आगरा में थी, तो बहन जी के बदले में जनसभा में आकाश जी को भेजा गया था और उन्होंने बहन जी के उस स्पीच को बहन जी के ना आने का कारण बताते हुए पढ़ने स्पीच देने का काम किया था। उसी दिन लोगों को लगने लगा था कि इनमें कुछ ना कुछ करंट है। आकाश जी ने पढ़ाई अपनी बाहर की। क्या उन्होंने कभी इच्छा जाहिर की थी कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूं या आना चाहता हूं, या आप लोगों ने खुद बड़ी जिम्मेदारी दी थी? नहीं, हम लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा पता है ना, आकाश जी से हम लोगों का ज़्यादा। हम बहन जी से हम लोग 93 से हम लोग मिलते हैं बहन जी से नज़दीक से। 92 में बहन जी हमारे होम टाउन में आई थी। हमारे पिताजी ने कार्यक्रम बहन जी का कराया था। आपका होम टाउन? कायमगंज कराया था उनका प्रोग्राम। 26 अप्रैल को कार्यक्रम हुआ था वो। तो तब से हम बहन जी से मिले थे, नज़दीक से मिले थे। हमारे पिताजी ने काफ़ी लंबे समय तक साहब बहन जी के साथ काम भी किया था। तो इस नाते हम लोग, चूँकि बहन जी ने आकाश जी को ट्रेनिंग दी, बहन जी के नेतृत्व में उन्होंने सीखा, और चूँकि वो वेल एजुकेटेड हैं, उन्होंने लंदन से पढ़ाई की है, MBA वहाँ से किया है, मास्टर डिग्री उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की है। तो नेचुरली है कि उनके अंदर नेतृत्व तो आने का कोई वो तो सवाल था नहीं कि नहीं आएगा, बस बात थी उनको निखारने की, और उन्हें निखारने का मौका बहन जी ने पूरा दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश से पहले देश के तमाम राज्यों में उन्होंने उनका दौरा करवाया, और वहाँ उन्होंने बखूबी बहन जी के उस विश्वास पे खरे उतरे। और आज हम ही नहीं, या हमारी पार्टी के लोग, हमारे वो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, इसलिए हम लोग कह रहे हो, हम उनको सिर्फ इसलिए इस बात को आपको कह रहे हैं, आज पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों से उनके लिए शुभकामनाएं आ रही हैं। उनके लिए, उनके बोलने पे, उनके तरीके पे, उनके व्यवहार पे, लोगों से मिलने जुलने के तरीके पे। अभी हाल की घटना है 5-6 दिन पहले की, अमेरिका से कुछ बहुजन समाज पार्टी के, या क्या बहुजन समाज के समर्थक कह लें आप उनको, बोले साहब अम्बेडकर विचारधारा के मूवमेंट के लोग समझ लें, जब उनसे वो मिले तो वो मिलने के बाद हमसे भी मिले आकर के, वो यहाँ मिलने के बाद बोले कि जैसा वो मिलने में है और मंच पे उनका रूप दूसरा होता है। तो ये सिर्फ मीडिया नहीं कह रही है, बल्कि देश और दुनिया के लोग उनको कह रहे हैं। और उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाने का काम किया, बहुत जेन्युइन और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उठाया। आपकी विरोधी पार्टियां लगातार ही एक सवाल खड़े कर देती हैं, डिमोरलाइज करने की कोशिश करती हैं जो आपके संगठन के लोग हैं, ये कि भाई बहन जी भी अब परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं। एक बात आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी इस देश में एकमात्र ऐसी लीडर हैं जिन्होंने कभी परिवारवाद के लिए बात नहीं की। परिवारवाद को कभी उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया। ये परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है। लोग यही कह रहे हैं कि क्यों नहीं बता दें, बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब और बाबा साहब से सीख लेकर के काम किया। बाबा साहब का आंदोलन बाबा साहब के परिनिर्माण के चंद वर्षों के साथ ही एकदम बिखर गया था। ऐसा लगने लगा था कि बहुजन समाज लीडरलेस हो गया है। फिर मानवर कांसीराम साहब लगभग 15 वर्षों के बाद उनका एक उदय होता है, और उन्होंने मानवर साहब के उस आंदोलन, बाबा साहब के आंदोलन को अपने हाथों में लिया। और हाथों में लेने के बाद पहले उन्होंने बाबा साहब के उसी विचारधारा वाली पार्टी से ही काम किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग बाबा साहब के अनुयायी लेकिन नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को अपने हाथों में लिया। जो समय अभाव के कारण जो कमी बाबा साहब के आंदोलन में रह गई थी, मानवर साहब ने उससे सीख ली, और अपने जीते जी उन्होंने कई लोगों को तैयार किया इस मूवमेंट के लिए, इस बहुजन समाज पार्टी के लिए। उनमें एक बहन जी भी थी। बहन जी के अलावा उन्होंने दसियों लोगों को तैयार किया, लेकिन मानवर कांसीराम साहब के उस पर कहते नहीं, एक्सपेक्टेशन पे वो लोग खरे नहीं उतरे, उनके विश्वास पे खरे नहीं उतरे। केवल बहन जी खरी उतरी। क्यों खरी उतरी? उन्होंने जितनी परीक्षाएं उन्होंने दी बहन जी को, चाहे उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ने की परीक्षा दी हो, कैराना से लड़ी, पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने लिए बहन जी ने। बाई इलेक्शन लड़े, उन्होंने नंबर 2 पे रही। बाई इलेक्शन लड़के हरिद्वार में, बिजनौर में बहुत तगड़े मजबूती के साथ लड़ी। लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं, हमारे पास विपक्षी जो लीडर हैं, जो पार्टी के और लीडर हैं जिनको मानवर साहब ने तैयार किया, वो नहीं खरे उतर रहे, तो बहन जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का काम
2000 में किया, दिसंबर 2000 में करने का काम किया। आपको एक बात सोचना चाहिए कि मानवर साहब ने कठिन परीक्षा लेकर के बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। माननीय बहन जी ने भी अपने बहन जी पे तो सवाल ही नहीं सवाल सुन लीजिए, तो बहन आप आगे का सवाल बताना, ये आपको इसलिए बताना जरूरी था कि उसी कड़ी की परंपरा है। ठीक है, समझाइए। जैसे बाबा साहब के आंदोलन, बाबा साहब के अपने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित ना होने की वजह से या उनका कोई लेफ्टिनेंट घोषित ना होने की वजह से बाबा साहब का मूवमेंट चंद वर्षों में बिखर गया था। मानवर साहब उसको दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीते दसियों लोगों को तैयार। इस मिशन का उद्देश्य क्या है बता दें, दसियों लोगों को तैयार किया और दसियों लोगों को तैयार करने के बाद जब खड़े नहीं उतरे तो बहन जी भी उसमें शामिल थी, तो बहन जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ऐसे ही बहन जी ने साहब से और बाबा साहब से सीख ली और उनके पद चिन्हों पर चल कर के बहन जी ने अपने पार्टी के तमाम लोगों को मौका दिया कि वो आगे इस मूवमेंट की जिम्मेदारी संभालें। लेकिन ज़्यादातर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हों, नेशनल कोऑर्डिनेटर हों, सबके सब चंद महीनों के अंदर ही वो क्या हुआ कि उनके दिमाग खराब हो गए और वो इस मूवमेंट को ले जाने में असफल साबित हुए, आगे बढ़ाने में असफल सिद्ध हुए। खाली बहन जी की नज़रों में नहीं, पार्टी के लोगों की नज़रों में। तब बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ साथी थे उन्होंने बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी ने आपने बहुतों को मौका दिया है, अगर आप किसी परिवार के सदस्य को आप तैयार करेंगे तो पूरा देश उनके नेतृत्व में काम करने। सवाल ये ना, परिवार ही क्यों, उसको उन्होंने बहुतों को मौका तो दिया ना, लेकिन वो विफल हो गए। फिर जब उन्होंने कमिटमेंट देखा, उन्होंने लोगों की बात नहीं मानी, पार्टी के लोगों की बात नहीं मानी। लेकिन जब उन्होंने देखा, लोगों ने जब ज़्यादा कहा, जब देखा कि आकाश जी को वो लेके गई कई जगह और उनमें उनका कमिटमेंट देखा, उन्होंने पहले परखा उनको, 1-2 साल नहीं परखा। आप सोच के देखिए ना, सब्बीरपुर की घटना कब हुई? 17 और आज कितनी चल रही है 24। कितने साल हो गए? 7 साल की कठिन परीक्षा लेने के बाद उन्होंने 10 दिसंबर को उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित, 10 दिसंबर था, 10 दिसंबर को घोषित किया, इतनी कठिन परीक्षा के बाद। और वो उनका निर्णय इसलिए सही साबित हो रहा है कि उनको घोषित करने के बाद उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई उस पर वो 100% खरे उतर रहे हैं। जिस बाबा साहेब मानवर जी बहन जी के मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसका आखिरी लक्ष्य क्या है? बाबा साहब, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब, बहुजन समाज पार्टी बामसेफ DS4 के संस्थापक मानवर श्री कांसीराम साहब और फुले साहू और तमाम संतों गुरु महापुरुषों के इस आंदोलन का लक्ष्य, जिसका नेतृत्व आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी कर रही हैं, उस आंदोलन का लक्ष्य है इस देश में सदियों से जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और पछाड़े गए लोग हैं, उन लोगों में जागरूकता पैदा करके उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। इस देश को सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, जो समता मूलक समाज। मेरा आखिरी सवाल, अभी तक देश को 75 वर्षों से दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया। SC मिल गए, सारे जातियों के प्रधानमंत्री तो मिल गए, लेकिन SC समाज से अभी दलित SC समाज का PM नहीं बन पाया। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? क्या बहन जी इस बार गद्दी पर बैठेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सही मायने में तो इस देश की राजनीतिक पार्टियों में इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस देश में एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने की। वो दलित को राष्ट्रपति बनाने में तो इच्छा रखते थे और उन्होंने बनाने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे इनके पास ज़्यादा पावर नहीं, ऐसी पावर नहीं कि ये अपने लोगों का भला कर पाएँ। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब राष्ट्रपति बनने का ऑफर किया तो उन्होंने पार्लियामेंट में इसको बोला कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनको कहा कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, मुझे रबर स्टाम्प नहीं बनना। तो इन लोगों की कभी इच्छा नहीं थी, कभी इच्छा नहीं थी। क्या बहन जी को भी कभी इस तरह के ऑफर आए? नहीं, मेरे संज्ञान में तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये कि बहुजन समाज के लोग इस देश में बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर बंगाल तक। लेकिन ये तभी पूरा होगा अशोक जी जब आप यूपी में मजबूत होंगे, सीटें ज़्यादा आएंगी। देखिए, नंबर का खेल है पूरा। जिस तरह से
जी देखिए, जब 425 की विधानसभा में हम 67 विधायकों के दम पर 2-2 बार सरकार बना सकते हैं, 100 विधायकों के दम पे तीसरी बार बना सकते हैं और चौथी बार पूर्ण बहुमत की भी बना सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह का आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से लोगों का रुझान बहुजन समाज पार्टी के प्रति है, अगर ये वोट में कन्वर्ट हुआ तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों से बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट आएगा। देश में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो अंडमान से लेकर के कश्मीर तक चुनाव लड़ रही है। इधर अगर आप देख लें, कन्याकुमारी से लेकर के और बंगाल तक में चुनाव लड़ रही है। गुजरात में दमन से ले दादर नगर हवेली से लेकर पांडिचेरी तक चुनाव लड़ रही है, गोवा में चुनाव लड़ रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा सीटों पे इस देश में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इस बार अगर हम उस संख्या में पहुँचे जहाँ पे हम बैलेंस ऑफ पावर बनाने की स्थिति में हुए, तो जो बहुजन समाज के लोगों का सपना है कि इस देश की प्रधानमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद की शेरनी आयरन लेडी आदरणीय बहन जी बने, तो मुझे भरोसा है कि लोगों की इस आशा पर इस देश के मतदाता इस बार मोहर लगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं अशोक सिद्धार्थ जी, जिनसे हमने विस्तार से कुछ पर्सनल, कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, कुछ मूवमेंट से जुड़ी बातें, तमाम पुरानी बातें भी की हैं। कुल मिलाकर यही है, मूड इस बार यही बन रहा है कि अब 24 में देश को दलित प्रधानमंत्री मिले या बहन जी के रूप में, अगर जो माहौल है उस हिसाब से नतीजे आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।